हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक ए वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में। इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं तारों के बारे में, सौरमंडल के बारे में, आकाशगंगा के बारे में। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं ब्रह्मांड के बारे में भी आपको सेकेंड लेक्चर में बता चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और विकास के बारे में, कि मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई, वायु से हुई, पदार्थ से हुई। कुछ लोगों ने ऐसे ही वैज्ञानिकों ने माना, अपना अपना कॉन्सेप्ट रखा। तो दोस्तों आज मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग इस पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्रिटेशियस काल क्या था, जुरेशियस काल क्या था, प्लीस्टोसीन क्या था, मायोसीन क्या काल क्या था। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। दोस्तों हमको पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानना है, तो इससे पहले इसकी क्या क्या परिकल्पनाएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड, पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं सब आज मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी सिद्धांत बताऊंगा ये खगोल की अंतरराष्ट्रीय खगोल की संघ द्वारा दिया गया सिद्धांत है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। मैं जितना भी यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ सब एनसीईआरटी बुकें हैं, और ओनली यूपीएससी प्रिपेयरिंग के लिए मैं ही ये जियोग्राफी का क्लास इतना डिटेल से पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं, शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। पृथ्वी में दोस्तों दो कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट आता है, वो दो कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको आप लोग समझ लीजिए। पहला दोस्तों है आरंभिक विचारधारा। क्या है? आरंभिक विचारधारा। और दूसरा है दोस्तों हम लोग का आधुनिक या वर्तमान विचारधारा। तो दोस्तों पहले हम लोग आरंभिक विचारधारा के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग आधुनिक या वर्तमान विचारधारा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग आरंभिक विचारधारा के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आरंभिक विचारधारा? आरंभिक विचारधारा, आरंभिक विचारधारा के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। आरंभिक विचारधारा में दोस्तों हम लोग चार चीजों को आधार मानते हैं। क्या? जल, वायु, पदार्थ और अग्नि को। क्या? चार चीजों को आधार मानते हैं। जल, वायु, पदार्थ और अग्नि। ये दोस्तों हम लोग चार चीजों को आधार मानते हैं। यही हमारे चार चीज हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने दोस्तों क्या जल को आधार माना, और कुछ लोगों ने अग्नि को, कुछ लोगों ने पदार्थ को मतलब साक्ष्य मान के इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, या वायु से हुई है, पदार्थ से हुई है, अग्नि से हुई है। पहले दोस्तों क्या होता था ना, पहले वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे, पहले दार्शनिक हुआ करते थे। वो दार्शनिक जो भी बताते थे वो क्या होता था? फैक्ट होता था, मतलब सही होता था। तो दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों ने जल को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो जल से हुई है, और कुछ वैज्ञानिकों ने वायु को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? वायु से हुई है। और कुछ वैज्ञानिकों ने पदार्थ को साक्ष्य मान के उन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो पदार्थों से हुई है। कुछ वैज्ञानिकों ने या कुछ दार्शनिकों ने ये बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो अग्नि से हुई है। तो दोस्तों एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन मतलब वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब जल, वायु, पदार्थ और अग्नि चारों को मतलब कॉन्सेप्ट बना के वो बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस चीजों से हुई है। तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों थेल्स का। क्या? सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम आता है थेल्स। दोस्तों थेल्स का सबसे पहले नाम आता है, और थेल्स जो तो यूनान के दोस्तों महान दार्शनिक थे। कौन थे? ये यूनान के महान दार्शनिक थे। यूनान के महान दार्शनिक थे। थेल्स जो थे दोस्तों ये यूनान के महादार्शनिक थे।
दूसरे नंबर पे आता है कि ज्यामिति के जनक भी सिर्फ इन्हें ही कहा जाता है। क्या? ज्यामिति के जनक भी हैं। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये थेल्स को ही ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। थेल्स ने दोस्तों हमेशा एक तत्ववाद का समर्थन किया। क्या? एक तत्ववाद। थेल्स जो हमारे वैज्ञानिक थे यूनानी, इन्होंने हमेशा एक तत्ववाद का क्या किया? समर्थन किया। थेल्स का कहना है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई? जल से हुई। थेल्स का कहना है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई जल से हुई, और पृथ्वी की जो मतलब उत्पत्ति है जल से तो हो गई, लेकिन जब पृथ्वी का विनाश होगा वो भी किससे होगा? जल से ही होगा। मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई और फिर पृथ्वी किसमें समा जाएगी? जल में ही समा जाएगी। ये किसका कहना था? तो दोस्तों ये हमारे थेल्स वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे, उनका कहना है। ये यूनान के महादार्शनिक थे। इन्हें ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है और इन्हें दोस्तों एक तत्ववाद का समर्थन भी माना जाता है। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़े। आगे हम लोग पढ़ेंगे एनेक्सिमेंडर के बारे में। क्या? एनेक्सिमेंडर के बारे में। एनेक्सिमेंडर दोस्तों ये हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों वायु को आधार मान के इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है? वायु से हुई है, और यही वायु बाद में क्या? जल का रूप लिया और उसी से क्या हुआ? पृथ्वी का जन्म हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले मानचित्र को इन्हीं ने बनाया था। मानचित्र को किसने बनाया था? तो ये हमारे एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। सबसे पहले मानचित्र का विकास किसने किया था? तो दोस्तों एनेक्सिमेंडर ने सबसे पहले मानचित्र को बनाया था। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले पृथ्वी की दूरी को नापा था और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो हमारे जो एनेक्सिमेंडर हैं इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है और पृथ्वी की दूरी कितनी है, उसको भी माप के इन्होंने बताया था। ये इनका सिद्धांत सबसे पहले आया था कि पृथ्वी की त्रिज्या इतना है। जैसे ही मैं 6378 बताता हूँ ना, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अरे मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो बताता हूँ, तो दोस्तों वही इन्होंने ही बताया था। एनेक्सिमेंडर ने ही बताया था कि पृथ्वी की मतलब दूरी इतनी है और पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है। कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा? दोस्तों इन्होंने वायु को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो वायु से हुई है और बाद में वायु से दोस्तों जल बना और उससे क्या हुआ? उसी से पृथ्वी का जन्म हुआ। तो वायु का सिद्धांत किसने दिया? तो एनेक्सिमेंडर ने वायु का सिद्धांत दिया। वायु को आधार माना एनेक्सिमेंडर ने और इन्होंने बताया कि दोस्तों किसका जन्म हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई वो वायु से हुई। इतना चीजें आपको कंफर्म हुआ। बाद में दोस्तों वही जो वायु थी अग्नि का रूप ली, अग्नि धीरे धीरे ठंडा होने लगी तो उससे जल बना और जल से क्या हुआ दोस्तों? मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इतना कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म हुआ। ये बहुतत्ववादी थे। क्या थे? ये बहुतत्ववादी थे। बहुतत्ववादी थे। अब बात आती है कि इन्हें हम बहुतत्ववादी क्यों कहते हैं? एनेक्सिमेंडर को हम बहुतत्ववादी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों अब इन्होंने किसे? इन्होंने वायु को आधार माना। एनेक्सिमेंडर ने वायु को आधार माना और आधार मान के इन्होंने बताया कि जो वायु है वो अग्नि का रूप ली और अग्नि का रूप लेने के बाद वही जब अग्नि धीरे धीरे ठंडा हुई तो वो जो अग्नि थी ठंडा होने के बाद वो जल का रूप ली। उसके बाद क्या हुआ? पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये क्या हुआ? ये 1 2 3 मतलब तीनों सिद्धांत को क्या लेके चल रहे हैं, मतलब अपने में समेट के चल रहे हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ये बहुतत्ववादी हैं। एनेक्सिमेंडर जो हमारे हैं वैज्ञानिक दार्शनिक हैं, ये बहुतत्ववादी दार्शनिक हैं। इतना चीजें आपको समझ में आया? समझ में आया तो तीसरे सिद्धांत पे चलते हैं, पाइथागोरस के बारे में। क्या? पाइथागोरस हमारे दार्शनिक थे, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस दोस्तों हमारे दार्शनिक थे। इन्होंने दोस्तों जल क्या? इन्होंने पदार्थ को माना। क्या? पदार्थ। जो हमारे मतलब पाइथागोरस जो हमारे दार्शनिक थे या वैज्ञानिक थे, तो मैं तो पहले बताऊं पहले वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे, पहले दार्शनिक हुआ करते थे। तो दोस्तों वो उन्होंने पदार्थ को साक्ष्य माना और उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो पदार्थों से हुई है। अब दोस्तों बात आती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थ से तो हुई है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे कि पदार्थों के संयोजन से हुई है। किससे हुई है? पदार्थों के संयोग से हुई है। पदार्थों के संयोग से हुई। किससे हुई है? पदार्थों के संयोग से हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति। किसने बताया? पाइथागोरस हमारे दार्शनिक थे। इन्होंने पदार्थ को मतलब
पदार्थ को अपना केंद्र माना या पदार्थ को अपना साक्षी मान के इन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है मतलब किससे हुई है, पदार्थों से हुई है। कितना कॉन्सेप्ट आपका मतलब कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ तो आगे बढ़े। उसके बाद पढ़ेंगे हेराक्लीटस। क्या? हेराक्लीटस। हेराक्लीटस हमारे वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे। हेराक्लीटस दोस्तों या हेराक्लीटस भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? हेराक्लीटस भी कहते हैं। इनका दो नाम है दोस्तों। ये दो नाम कभी कभी आप किसी बुक में देखेंगे तो हेराक्लीटस लिखा है और हेराक्लीटस लिखा है। तो ये दोनों आप नाम याद रखेंगे कि दोनों नाम एक ही है दोस्तों और दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये मतलब आप हमेशा इसे याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक आप उठाएंगे तो हेराक्लीटस लिखा है और जो अदरवाइज बुकें हैं उसमें हेराक्लीटस लिखा है। तो दोनों आपको इनका नाम याद रखना है। और इन्होंने दोस्तों किसको माना? इन्होंने अग्नि को, मतलब हेराक्लीटस जो थे वो अग्नि को साक्ष्य माने और अग्नि को साक्ष्य मान के दोस्तों क्या किए? इन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अग्नि से हुई है। कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहले क्या था, हम पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास के बारे में बताया कि आरंभिक विचारधारा या आधुनिक विचारधारा या वर्तमान विचारधारा, ये क्या है? दो कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट में पहले हम लोग पढ़े हैं आरंभिक विचारधारा के बारे में। आरंभिक विचारधारा के अंतर्गत जल, वायु, पदार्थ और अग्नि को मतलब माना गया। और उसमें दोस्तों जो थेल्स थे, यूनानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने दोस्तों क्या अग्नि को मतलब जल को आधार माना और बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, बाद में जाके पृथ्वी जल में ही क्या होगी? विलीन हो जाएगी। इसलिए इन्हें एक तत्ववाद कहा जाता है। उसके बाद दूसरे हमारे दार्शनिक आए एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर दोस्तों जिसने सबसे पहले मानचित्र को बनाया था, इन्हें दोस्तों बहुतत्ववादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वायु, पदार्थ और अग्नि तीनों को अपने सिद्धांत में क्या कहते हैं? समेट के लेके एक साथ चलते हैं। तो इसलिए इन्हें एनेक्सिमेंडर वादी मतलब बहुतत्ववादी कहा जाता है। हमारे तीसरे जो आते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस ने दोस्तों बताया कि पदार्थों के संयोजन से क्या होगा? हमारे पृथ्वी का उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो हमारे चौथा नंबर पे आते हैं हेराक्लीटस। हेराक्लीटस या हेराक्लीटस, इन्होंने अग्नि को आधार मान के बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अग्नि से हुई है। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो अब हम लोग पढ़े आधुनिक या वर्तमान विचारधारा के बारे में। इतना कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है आपका क्लियर ही हो गया होगा। तो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं और आरंभिक या आधुनिक या वर्तमान विचारधारा। अब आरंभिक या वर्तमान विचारधारा में क्या क्या है, उससे रिलेटेड कितने क्या क्या सिद्धांतें हैं, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूं। तो आप इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि दोस्तों मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन तो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आप ध्यान से क्यों देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके मैं सब क्लियर कर दूंगा आपका, केवल आप इस वीडियो पे केवल बने रहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि आधुनिक विचारधारा। क्या? आधुनिक विचारधारा। दूसरा नंबर है क्या है? आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा दोस्तों, अब आधुनिक विचारधारा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आधुनिक विचारधारा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, क्या क्या फैक्ट हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों आधुनिक विचारधारा, आधुनिक विचारधारा में भी दो फैक्ट हैं। दो फैक्ट हैं, एक अद्वैतवादी है, एक द्वैतवादी है। तो ठीक है, उसको देखते हैं। इसमें दोस्तों दो कॉन्सेप्ट है। क्या है? दो कॉन्सेप्ट में है अद्वैतवादी, अद्वैतवादी और है एक दूसरा जो है वो द्वैतवादी है। क्या है? द्वैतवादी है। ठीक है दोस्तों, यही मतलब दो कॉन्सेप्ट है। इसी दो कॉन्सेप्ट है पूरा हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति या दोस्तों देखा जाए आधुनिक विचारधारा इसी पे पूरा टिकी है। आधुनिक विचारधारा या इसे हम कहते हैं वर्तमान विचारधारा। क्या? वर्तमान विचारधारा, वर्तमान विचारधारा। ठीक है दोस्तों,
तो ठीक है, इसमें देखते हैं अद्वैतवादी और द्वैतवादी सिद्धांत के बारे में। दोस्तों द्वैतवादी में हम लोग देखते हैं एक तारे की संकल्पना है। क्या? द्वैतवादी में हम लोग देखते हैं एक तारे की परिकल्पना है, एक तारे की संकल्पना है, एक तारे की संकल्पना है। मतलब कि द्वैतवादी में एक तारे की संकल्पना है। तो अब बात आती है कि एक तारे मतलब होता क्या है सर? एक तारे की संकल्पना है, तो एक तारे की संकल्पना का अर्थ क्या होता है वो मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों माना जाता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई वो क्या है? एक तारे से हुई। किससे हुई? जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वो किससे हुई दोस्तों? वो एक तारे से हुई। अब दोस्तों बात आती है, किसी में दो वैज्ञानिक थे, यहाँ पे दो वैज्ञानिक आ जाते हैं, एक कांट और लाप्लास। क्यों थे? यहाँ पे दो वैज्ञानिक आ जाते हैं, कांट और लाप्लास। ये दो वैज्ञानिक है दोस्तों। इन्होंने मतलब इसके बारे मतलब एक तारे की परिकल्पना के बारे में डिटेल से अपना फैक्ट सामने रखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई। तो इसमें बताया कि द्वैतवादी में एक तारे की संकल्पना, एक तारे की संकल्पना में बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से हुई है। उसके बाद में बताया कि इसमें दो वैज्ञानिक थे, कांट और लाप्लास। इन्होंने अपना सिद्धांत अलग अलग मतलब अपना परिकल्पनाएं दी। दोस्तों इनका है, कांट का है वायलव्य राशि परिकल्पना। क्या है? वायलव्य राशि परिकल्पना। वायलव्य राशि परिकल्पना, वायलव्य राशि परिकल्पना है। अब दोस्तों इसके बारे में दोस्तों वायलव्य राशि परिकल्पना में होता क्या है? क्या वायलव्य राशि परिकल्पना में होता क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसमें दोस्तों जो लाप्लास थे, मतलब पहले तो हम ठीक है वायलव्य राशि परिकल्पना के बारे में जान लेते हैं। वायलव्य राशि परिकल्पना में दोस्तों हम जानते हैं कि मतलब कि इसमें कैसे कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, या मतलब एक दोस्तों एक फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे, मतलब फ्रांसीसी वैज्ञानिक ये कांट कौन थे? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक ही थे। तो दोस्तों ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक कांटे द बफन थे। इनका नाम कांट नहीं है, मतलब कांटे द बफन है। कांटे द बफन ने दोस्तों 1700 कितना? कांटे द बफन ने दोस्तों 1749 में एक क्या किया? कांटे द बफन ने दोस्तों ये 1749 में अपना एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसमें बताया कि दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने एक सिद्धांत दिया 1749 में। इन्होंने ये बताया कि मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? वो मतलब कि एक तारे से हुई है। ये किसका कहना है? वो कांट का कहना है, जिनकी वायलव्य राशि परिकल्पना जो 1749 में इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले सूर्य को आधार माना, और सूर्य को आधार मान के इन्होंने बताया, मतलब कांटे द बफन ने बताया कि क्या हुआ? सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था। क्या था? सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था। जिसपे बाद दोस्तों जो सूर्य था, सूर्य का साथी तारा तो था, जब साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा, क्या जब साथी जो उसका तारा था वो सूर्य के पास से जैसे ही गुजरा, उसमें क्या हुआ? टक्कर हुआ, मतलब उसमें टकराव हुआ। उसके बाद जो वहां से छोटे छोटे कण निकले और छोटे छोटे मलबे निकले, उसी से दोस्तों किसका निर्माण हुआ? उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसका कहना है? कांटे द बफन ने का कहना है। इन्होंने अपना वायव्य राशि परिकल्पना दी थी 1749 में। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि कांटे द बफन का कहना है, या इनका पहले परिकल्पना है वायव्य राशि परिकल्पना। कांटे द बफन ने कब दिया था? तो 1749 में दिया था। इनका कहना है कि एक सूर्य था, मान लीजिए एक सूर्य था, ये सूर्य था, ठीक है, ये सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था। ठीक है, एक साथी तारा था। जैसे ये साथी तारा यहाँ पे कैसे इसके पास से गुजरा, वो क्या हुआ? यहाँ पे टक्कर का संभावना हुई, मतलब यहाँ टक्कर हुआ और यहाँ से जो छोटे छोटे कण निकले या यहाँ से जो मलबे निकले, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? उसी से हम ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसका कहना है? तो कांटे द बफन का कहना है, जिन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना 1749 में दी थी। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ दोस्तों। कांट ने कांट जर्मन दार्शनिक थे। कौन थे? कांट दोस्तों जो थे, वो कांट जो थे ये जर्मन दार्शनिक थे। कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे।
ये जो मतलब कांट थे, ये जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने दोस्तों 1755 में कांट ने निहारिका को आधार माना। क्या 1755 में इन्होंने कांटे द बफन ने 1755 में निहारिका को आधार माना। और निहारिका को दोस्तों आधार मान के इन्होंने क्या किया, वायरल बेरास की परिकल्पना दी कि इन्होंने कहा कि मतलब जो सूर्य था उसका एक साथी तारा था, वो साथी तारा इसके पास से जैसे ही गुजरा तो टक्कर का संभावना हुई। या टकराने के बाद यहाँ से जो छोटे छोटे कण निकले, वो छोटे छोटे जो यहाँ से मलबे निकले, वो दोस्तों क्या हुआ, उसी से दोस्तों हमारे यहाँ से उष्मा निकला। उसी को दोस्तों हम क्या करते हैं, ग्रह का निर्माण हुआ। उस विस्फोट के बाद जो कुछ बच जाता है वही क्या है, वही सूर्य है। समझ में आया आपको? नहीं आया? मैं फिर से बता रहा हूं। देखता हूं एक तारे की परिकल्पना। एक तारे की परिकल्पना में बताया कांट थे और लाप्लास थे। कांट के बारे में पहले मैं बताया कि कांट का वायरल बेरास की परिकल्पना है जो 1749 में कांटे द बफन ने दिया था। कांटे द बफन जो देख ये जर्मनी दार्शनिक थे। इन्होंने 1755 में निहारिकाओं को आधार माना और इन्होंने बताया कि ये हमारा सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था। जैसे ही सूर्य का साथी तारा सूर्य के पास आया या सूर्य के पास से गुजरा तो उसमें टक्कर हुई और टक्कर के बाद जो यहाँ से मलबे निकले, जो छोटे छोटे कण निकले, वो कण जो है दोस्तों क्या हुआ, ग्रहों के रूप में परिवर्तन हो गए। टक्कर के बाद जो भी कुछ बचा वो क्या है, उसी के रूप में सूर्य है जो हमें प्रकाश देता है। इतना चीजें आपको कंफर्म हो गया, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं लेक्चर में कि सूर्य हमें प्रकाश क्यों देता है, क्योंकि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना या तारों के केंद्र में हीलियम की मात्रा अधिक होना, वो तारे क्या होते हैं, तभी तो प्रकाशवान होते हैं। तो दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट यही है, मतलब आप पहले लेक्चर में देख लो या ये देख लो, कोई भी मतलब फर्क नहीं है। फर्क भी होगा तो 2-4% का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मतलब कि लाप्लास के बारे में क्या। अब लाप्लास के बारे में देखते हैं कि लाप्लास ने क्या कहा, लाप्लास के सिद्धांत क्या हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों लाप्लास ने निहारिका को इन्होंने क्या किया, आधार माना। लाप्लास ने भी दोस्तों निहारिका को आधार माना। किसको? लाप्लास ने भी दोस्तों निहारिका को आधार माना। लाप्लास की एक बुक भी है। क्या? लाप्लास की एक बुक भी है, द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। क्या? द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ये किसकी बुक है? कभी आपसे पूछ लेता है द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड किसकी सिद्धांत है या किसकी बुक है, तो द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ये लाप्लास की बुक का नाम है। किसका? लाप्लास की बुक का नाम है द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको? इन्होंने दोस्तों कब लिखा था, तो 1796 में इस बुक को लिखा था। कब लिखा था? 1796 में इस बुक को इन्होंने लिखा था। कौन लिखा था? लाप्लास ने। बुक का नाम क्या है? द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। क्या है? द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अभी 2010 में जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि लाप्लास की बुक का नाम क्या है, उसमें भी दिया था द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। सिस्टम ऑफ वर्ल्ड के बारे में आप जान लो। फिर उसके बाद कब दिया था इन्होंने, तो 1796 ईस्वी में दिया था। इतनी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने निहारिकाओं को तो मतलब आधार मान लिया कि निहारिकाओं से मतलब क्या हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ। इतना चीजें बात में आई। इन्होंने बताया दोस्तों कि जो निहारिकाएं हैं वो क्या हैं, वो धीरे धीरे ठंडी हो रही हैं। क्या हो रही हैं, मतलब लाप्लास ने बताया जो हमारी निहारिकाएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ठंडी हो रही है। दोस्तों बात है कि निहारिकाएं का जो बाहरी हिस्सा है क्या होगा, वो पहले ठंडा होगा। जाहिर सी बातें हैं, कोई भी चीज मान लीजिए गर्म है, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई चीज है, ये मान लीजिए कोई चीज है, ये क्या हो रहा है, पहले गर्म है। कोई चीज है, हम पृथ्वी का केंद्र मान रहे हैं, ठीक है, हम पृथ्वी का मान लीजिए ये केंद्र है, ठीक है, ये गर्म है, पूरा गर्म है ना, तो इसका बाहरी हिस्सा गर्म होगा। जाहिर सी बातें होगा ना, होगा दोस्तों। जब बाहरी हिस्सा जब गर्म होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे जो ठंडा होगा, जब शुरू हो रहा पृथ्वी का जो केंद्र है, मान लीजिए जब ठंडा मतलब होना शुरू होगा तो पहले बाहरी हिस्सा होगा ना, पहले मान लीजिए बाहरी हिस्सा ठंडा होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला हिस्सा ठंडा होगा, फिर धीरे धीरे ये वाला। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका
बाहरी हिस्सा ठंडा हुआ। इसी तरह लाप्लास ने कहा मतलब निहारिकाओं को आधार माना और निहारिकाओं को आधार मान के इन्होंने बताया कि निहारिकाएं क्या हो रही हैं, धीरे धीरे ठंडा हो रही हैं। मतलब कि निहारिकाओं का जो बाहरी हिस्सा है पहले वो क्या हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है और उसकी दोस्तों जो गति होगी वो क्या होगी, वो गति धीरे से बढ़ जाएगी। क्या होगी, जब निहारिकाएं की गति, मान लीजिए जब किसी में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किसी में जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक हो जाती है तो वो चीजें क्या होती हैं, ऑटोमेटिक तेजी से मूव करने लगती हैं। जैसे कि मैं तारों की उत्पत्ति के बारे में जब पढ़ाया था आपको तो मैं बताया था कि जो तारा था वो क्या होता था, वो तारे अपने केंद्र में खुद अपने को समेट लिया था, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक थी तो वो बहुत तेजी से रोटेट करने लगा, मतलब घूमने लगा। तो क्या हुआ, वो अपने तारे में ही क्या किया, अपने को समाहित कर लिया। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो निहारिकाएं हैं, निहारिकाएं धीरे धीरे ठंडी हुई और निहारिकाएं ठंडी हुई तो निहारिकाओं का जो बाहरी हिस्सा है वो क्या है, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद दोस्तों ये क्या हुए, बहुत तेजी से मतलब गति करने लगे या बहुत तेजी से मूव करने लगे। वैसे तो दोस्तों कहा जाए कि जो इनका मतलब पहले आकार जो था बड़ा था, निहारिकाओं का जो आकार था मान लीजिए बड़ा था, जैसे ही मान लीजिए निहारिकाओं का आकार ऐसा है, ठीक है, जैसे ही ये निहारिकाएं क्या होंगी, ठंडी होंगी, वैसे ही आकार क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं कि निहारिकाएं क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। क्या होती हैं, निहारिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। इन्हें जो अपकेंद्री बल था दोस्तों ना, वो अपकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण शक्ति में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण दोस्तों क्या होता है, इसी कारण मतलब ग्रहों का निर्माण होता है। इसी से मान लीजिए ग्रहों का निर्माण होता है और जो शेष यहाँ का हिस्सा बच जाता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वही हमारा आज वर्तमान में क्या है, सूर्य है। इतना चीजें आपको कंफर्म हुई, इतना चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो निहारिकाएं थी वो निहारिकाएं तेजी से घूर्णन करने लगी। निहारिकाओं के पास दोस्तों जब तेजी से घूर्णन करने लगी तो उसमें क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, उससे जो छल्ले छोटे छोटे निकले उसी से दोस्तों क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। और जैसे ही उसमें मतलब कुछ हिस्सा जब बच गया निहारिकाओं का जब हिस्सा कोई बच गया कुछ, तो उसी से दोस्तों क्या हुआ, वही हमारा प्रेजेंट टाइम में सूर्य है। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।